पटना के संवाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री होंगे शामिल। कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर फैसले लिए जाने की संभावना। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी सहित कई मंत्री और विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के वैक्सीनेशन के सवाल पर किया पलटवार। लोग खबरों में रहने के लिए करते हैं ऐसी बातें कहा। साथ ही कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में पूरी कर ली गई तैयारी। पटना में जदयू की 9 और 10 को अहम बैठक। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहुंचे जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात कर बैठक की तैयारी की समीक्षा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने अभियंता और ठेकेदार दोनों की जमकर लगाई क्लास। घटिया सड़क निर्माण देख भड़के सांसद रामकृपाल यादव। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने किया ट्वीट। बिहार के प्रभार से मुक्त करने की मांग। कांग्रेस आलाकमान से हल्की जिम्मेवारी देने की मांग। और नवादा में नेशनल हाईवे पर झारखंड से आ रही बस पलटी। बस पर सवार दर्जन भर लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह और बिहार की खबरों के साथ सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी आज और 4:30 में महत्वपूर्ण बैठक संवाद में होगी और बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे। कई विभागों के महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और 4:30 पर महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। क्या लगता है कौन से अहम मुद्दे होंगे और कौन से एजेंडे होंगे जिन पर मुहर लग सकती है आज? देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और सोमवार में बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में आपको पता होगा कि कल कह सकते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 और उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे आ रहे हैं। उन एजेंडों पर आज मुहर लगेगी। साथ ही हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी है कि 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर के आज 2 एजेंडे पर आज निश्चित तौर पर चर्चा होगी और उस पर कह सकते हैं स्वीकार होने की संभावना है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का जो विजन है, और आपको पता होगा नीतीश कुमार के विजन के साथ साथ जो बीजेपी का भी कुछ एजेंडा है, उन एजेंडों पर भी लगातार आप देखेंगे तो कैबिनेट मोहर लगा रहा है। आज की भी बैठक में इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार के विजन के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कुछ विजन है, जिस विजन पर बीजेपी अपने तौर पर काम करती है, उन विजनों पर भी एजेंडे पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण है। लगभग 5:30 बजे के बाद निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे और कितने चर्चा महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे, इन एजेंडों पर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पता चल पाएगा। लेकिन आज की भी बैठक में नगर विकास विभाग के साथ साथ उद्योग विभाग और खास करके 7 निश्चय पार्ट 2 से जुड़े जो कई विभाग है, उन विभागों के महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी। सही बात। बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक और 4:30 पर संवाद में कैबिनेट की बैठकों की कई एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जल जीवन हरियाली दिवस की। बता दें कि जल जीवन हरियाली दिवस को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में बता दें आपको कि कई मंत्री मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री विभाग के मौजूद थे और साथ ही तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद रही और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। चीजों को रखा। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम मौजूद रहे और साथ ही कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। और जल जीवन हरियाली सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर बता दें कि बैठक
में तमाम चर्चाएं हुई और अधिवेशन भवन में कार्यक्रम में चर्चाएं की सीएम नीतीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है और हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें, सरकार इसके लिए कवायद कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वैक्सीनेशन देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा, ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं, ये सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हो या प्रशासन के हो, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि, ये सब लोगों को, और उसके अलावा जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं, सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जो बात हुई है कि पहले दौर में 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरी उम्र के पीड़ित हैं, लेकिन आमतौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे थे। जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी संबंधित विषय पर चर्चा हुई। बता दें आपको कि 9 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी को लेकर समीक्षा की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे और आरसीपी सिंह तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 9 और 10 को जदयू की अहम बैठक है। इसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है और उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को ट्वीट किया और निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आला कमान से गुजारिश की है कि मुझे कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए, ये ट्वीट किया है। और साथ ही बता दें कि गुजरात से ताल्लुक रखने वाले गोहिल पिछले 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बिहार के कांग्रेस प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने अप्रैल 2018 में शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद की कमान सौंपी थी। पार्टी को उम्मीद थी कि गोहिल बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव पर कर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे और हालांकि अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस बिहार प्रवक्ता राजेश राठौर ने कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा ट्वीट कर कांग्रेस आला कमान से उन्हें बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की मांग करने की बात पर कहा कि शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस 2 चुनाव को देखा, भले ही जीत न मिली हो मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा है। वैसे नेता बिहार के प्रभारी रहे, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा है। ग्रस्त रहे, लेकिन उनकी इच्छा व्यक्तिगत इच्छा है। गोहिल साहब ने प्रभारी के तौर पे बिहार को बहुत समय दिया, बहुत मेहनत की और परिणाम हो सकता है कि हमारे अनुरूप नहीं आया, तो हार की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं को नहीं बनती है, हम कार्यकर्ताओं की भी बनती है और हम लोग को भी उतनी जिम्मेदारी हार के लिए। वही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इसको लेकर कई तरह के पहले से भी सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि उनको बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट के माध्यम से बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की मांग आलाकमान से की। इसको लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर जदयू नेता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी है। शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी पार्टी के हाईकमांड से बिहार के संगठन की जिम्मेवारियों से मुक्त होने की अपील की है और ये कहा है कि उन्हें निजी कारणों की वजह से कोई लाइट जिम्मेवारी दी जाए। दरअसल ये समस्याओं को दूसरी तरफ मोड़ने की एक कोशिश है। उन्हें ये पता है कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, बिहार में चरम पर गुटबंदी है, कार्यकर्ता नदारद है, जमीनी तौर पर कोई संगठन बचा नहीं है।
चुनाव में करारी पराजय का ठिकरा भी उन्हीं पर फूटने वाला है और इसीलिए उन्होंने इसे बुद्धिमानी के साथ दूसरे कारणों का हवाला देकर खुद को अलग करने की बात कही है, लेकिन इससे कांग्रेस की बिगड़ती सेहत का एहसास उन्होंने जरूर कराया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी सरकार के अधिकारियों और ठेकेदार को जमकर क्लास लगाई है। दरअसल सोमवार की देर रात अपने लोकसभा क्षेत्र विक्रम से एक कार्यक्रम से लौट रहे रामकृपाल ने देखा कि पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सड़क की ढलाई की जा रही है। निर्माण कार्य को देखकर सांसद ने अपनी गाड़ी रुकवाई और निर्माण कार्य का निरीक्षण करने लगे। जब सांसद ने देखा तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि कहीं से भी एस्टीमेट के मुताबिक ना तो काम हो रहा था और ना ही कोई इंजीनियर या अधिकारी ही मौजूद था। जब सांसद ने निर्माण स्थल पर मौजूद ठेकेदार के प्रतिनिधि से पूछताछ की तो वह कुछ भी बोलने से बच रहा था, जबकि 12 इंच की जगह पर 9 इंच और बिना छड़ दिए ही ढलैया हो रहा था। ढलाई का मटेरियल गिट्टी, बालू और सीमेंट भी ठीक नहीं था। बस क्या था? रामकृपाल ने संबंधित विभाग के इंजीनियर को भी जमकर फटकार लगाई और निर्देश देते हुए कहा कि आप निर्माण स्थल पर आकर खुद देखें और उचित कार्रवाई करें और अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भड़के सांसद के रूप को देखकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी सकते क्यों ढलाना है? नीचे में छड़ दिया है, माल जला रहा है। मैंने कौन इंच को 3 नंबर में कै इंची है? 9 इंची के 12 इंची है? 12 इंची 12 इंची है। बोला 10 इंची तुम देखिए ना, भी जलाता है 12 इंची। ना तो 12 इंची तक कहाँ है, लेकिन 12 इंची। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे पटना सिटी की। अपना पैसा लेने के लिए मुर्दा पहुंच गया बैंक। सुनकर आप चौंक गए होंगे, परंतु ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। राजधानी पटना से सटे शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिंगरियाओं गांव स्थित केनरा बैंक शाखा में दरअसल सिंगरियाओं गांव निवासी 55 वर्षीय महेश यादव की सुबह बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों ने बैंक से उसके खाते के पैसे मांगे, लेकिन बैंक ने इनकार किया तो ग्रामीणों ने शव को बैंक में जाकर रख दिया। लगभग 3 घंटे तक शव बैंक में पड़े रहने के बाद बैंक मैनेजर ने अपनी ओर से 10,000 देकर मामले को शांत कराया और ग्रामीण शव ले गए। दरअसल मृतक महेश की शादी नहीं हुई थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बैंक में उसके खाते में 1,18,000 रुपए थे और परंतु बैंक खाते में उसकी कोई नॉमिनी नहीं था, इतना तक कि उसके केवाईसी भी नहीं कराया था। इस कारण बैंक ने पैसा देने से इनकार कर दिया। हो गया, हमको फोन आया, पता चला तो गांव के लोग तो समझते नहीं, वो लोग आए सीधा कहा कि पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं हटाएंगे, इनका अकाउंट से पैसा निकाल के दीजिए, इसी का पैसा काम होता। हम बोले कि तो प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर के तहत आप आइए तो आपको हम दे देंगे। अब डेथ हो गया, इसका डेथ क्लेम तो कीजिए आप। तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं। तो फिर अपने हिसाब से हमने मुखिया जी आए, राजद के जो अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष जो आए, उन सबसे बात किए तो अंत में हम उनको मतलब यहाँ से हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया हो चंदा करके अपने स्तर से उनको 10,000 रुपये दिए तो तत्काल हटा दीजिए। इस पर अधिक जानकारी के साथ पटना सिटी से जुड़ चुके हैं परमानंद जानना चाहेंगे। पटना सिटी से एक मामला सामने आया जहां पर 55 वर्षीय एक युवक की मौत हुई, उसके बाद बैंक से पैसे निकालने में कहें कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये पूरा मामला क्या है, जरा बताएं। बता दें, ये शाहजहांपुर थाना क्षेत्र सिंगरियामा गांव का मामला है और सिंगरियामा गांव में ही केनरा बैंक शाखा है जिसमें ग्रामीणों के पैसे जमा किए थे। उसमें महेश यादव जो 55 वर्षीय थे, उनका 1,18,000 रुपया जमा था, लेकिन उनके कोई परिवार नहीं थे। उसने कभी जो बैंक खाते में नॉमिनी नहीं दिया था, न केवाईसी कराया था। बैंक में इनके खाते में पैसे थे, ये आसपास के लोगों को पता था। 4 दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। कल उसे आज सुबह 9 बजे उसकी मृत्यु हुई तो आनंद फानंद में लोग उसे दांत अनुसार के लिए पैसे की व्यवस्था करने लगे। लोगों में था कि पैसे जब उसके बैंक में है तो बैंक में गए, बैंक में साफ तौर पर कह दिया कि जब इसकी नॉमिनी नहीं है, इसका कोई बिना प्रक्रिया के तहत हम पैसा नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर ग्रामीण गुस्सा हो गए और सब उसको बैंक में ही छोड़ दिया। काफी पुलिस भी पहुंची, काफी मशक्कत के बाद और 3 घंटे काफी मशक्कत किया गया तो बैंक मैनेजर ने 10,000 के अपने तरफ से दिया और यह आश्वासन दिया कि प्रक्रिया के तहत जो भी पैसे लाभुक होंगे उन्हें पैसा दिया जाएगा और इस पर सबको बैंक से हटाया गया। जी सही बात।
जानकारी के लिए परमानंद। आपको बता दें कि पटना सिटी से खबर, जहां पर 55 वर्षीय युवक की मौत हुई, उसके बाद उसके खाते से 1,18,000 रुपए निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग बैंक पहुंचे और साथ ही शव को लेकर बैंक पहुंचे। यह अनोखा प्रदर्शन लोगों द्वारा किया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के धर्मकांटा के पास दवा एजेंसी स्थित स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस अगलगी की घटना से लाखों रुपए का नुकसान जलकर खाक हो गया। बता दें कि वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 यूनिट काफी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे रहे। और फायर ब्रिगेड के जवानों के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग की लपटें तेज हुई और जिसके कारण उन्हें आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन जवानों का प्रयास जारी रहा। प्लास्टिक वाला जो वो भी यहाँ पर कटैया होता है। अब कटैया होने के कारण अचानक आग लग गया। यहाँ आग कैसे लगी पता नहीं है। कोई यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहा है, कोना से आग लगा है, इसमें किसी को पता नहीं है कि। पटना जिले के बेहटा में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बेहटा थाना से महज 100 मीटर दूर बेहटा चौक स्थित अवध श्रेष्ठ मार्केट में अरण्य ज्वेलर्स दुकान में चोरों ने सेंध मारकर दुकान के पीछे से घुसकर 12 से 15 लाख की सोने, चांदी और 80,000 रुपए लेकर फरार हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित दुकान मालिक रवि सोनी ने बेहटा थाना को सूचना दी। लोगों ने पुलिस गश्ती पर सवाल भी उठाए। नवादा में नेशनल हाईवे 31 पर मुफस्सल थाना क्षेत्र के खनाट मोड़ के पास झारखंड से आ रही बस अचानक पलट गई, जिससे बस पर सवार दर्जन भर लोग जख्मी हो गए, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सल थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पहुंच राहत कार्य में जुट गई और बताया जाता है कि राइन नामक बस झारखंड के फूस बंगला से यात्री को बैठाकर बिहार के शेखपुरा के लिए रवाना हुई थी और तभी घने कोहरे रहने के कारण मुफस्सल थाना क्षेत्र के खराट मोड़ पर बस पलट गई, जिससे दर्जन भर लोग घायल हो गए। तो बता दें आपको कि झारखंड से आ रही बस पलटी। इसमें कितना लोग घायल है? भाई हम पूरा बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग 8 आदमी जब निकले ना, हाँ, उसके बाद पुलिस वाला हम लोग लेकर चला आया। अच्छा अच्छा। अब बकाया सब निकाल रहा था। कहाँ जाना था? तो नवादा में नेशनल हाईवे 31 पर मुफस्सल थाना क्षेत्र के खराट मोड़ के पास झारखंड से आ रही बस अचानक पलट गई, जिससे बस पर सवार दर्जन भर लोग जख्मी हो गए, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सल थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच राहत कार्य में जुट गई। बताया जाता है कि राइन नामक बस झारखंड के फूस बंगला से यात्री को बैठाकर बिहार के शेखपुरा के लिए रवाना हुई थी, तभी घने कोहरे रहने के कारण मुफस्सल थाना क्षेत्र के खर्राट मोड़ पर बस पलट गई, जिससे दर्जन भर लोग घायल हो गए। तो नवादा में बस पलटी और इस बस पलटने से दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नवादा में नेशनल हाईवे पर यह घटना घटी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, नवादा में नेशनल हाईवे पर बस पलटी और इस दौरान दर्जन भर यात्री जो है घायल हुए, फिलहाल क्या स्थिति है घायलों की? घायलों की स्थिति तो ठीक ठाक है। अभी कुछ लोगों को घर छोड़ दिया गया है, घर जाने के छोड़ दिया गया और कुछ लोग अभी भर्ती है। 2 लोग रेफर किया गया है पटना। बिल्कुल दिनेश, ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, जानना चाहेंगे आखिर ये हादसा कैसे हुआ? जैसा लग रहा है कि ड्राइवर जो है सो लगता है झूक गया है, झूकने के कारण ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के दिनेश। तो बता दें आपको कि नालंदा के
खबर जहां पर नवादा में बस पलटी और इस दौरान लगभग दर्जन भर यात्री घायल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नालंदा की। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के सीमा गांव के पास बीती रात 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना राजगीर थाना पुलिस को दी और मगर सूचना के 8 घंटे बाद भी राजगीर थाना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने सीमा गांव के पास बिहार शरीफ राजगीर रोड को जाम कर सड़क पर आगजनी किया। और मृतक के परिवार वालों ने बताया कि 22 वर्षीय राकेश कुमार सीमा गांव का ही रहने वाला है। देर रात किसी काम से राजगीर जा रहा था, उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दिया, जिससे यह हादसा हुआ। उत्तर बिहार की लाइफलाइन के रूप में प्रसिद्ध राजेंद्र सेतु पर व्यावसायिक वाहनों के अवैध परिचालन को लेकर बाढ़ एएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात बाढ़ एएसपी ने बालू की अवैध ढुलाई कर रही तकरीबन 60 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पुलिस के इस कड़े तेवर के बाद बालू माफिया में हड़कंप मच गया है। इतनी बड़ी तादाद में अवैध बालू के व्यापार से साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की मिलीभगत से अंधेरी रात में लाल बालू का काला कारोबार फल फूल रहा है। राजेंद्र सेतु पर लाल बालू के इस काले कारोबार की खबर पर बाढ़ एएसपी ने कड़ा एक्शन लिया और लगभग 60 वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। जब्त सभी वाहनों पर लाल बालू लदा हुआ है और पुलिस के इस कदम से मोकामा और बेगूसराय में खलबली मच गई है। मधुबनी जिला में नए जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी में योगदान किया और योगदान करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पहली प्राथमिकता के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगी और विकासात्मक योजनाओं, जल जीवन हरियाली, गरीबों के उत्थान की योजनाओं पर गंभीरता से काम और डीएम के रूप में स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेह प्रशासन देना मेरी प्राथमिकता होगी। डीएम अमित कुमार ने कहा कि मिथिला की संस्कृति के बारे में सुना था, लेकिन काम करने का मौका पहली बार मिला है। मेरा प्रयास होगा कि मिथिला की गौरव को और भी गहराई और दूर तक ले जाने की ऐसी मेरी कामना है। गरीबों के उत्थान के लिए और उनके संबंध में जो भी योजनाएं हैं सब पर गंभीरता से काम होगा। डीएम के तौर पर स्वच्छ प्रशासन देना, जवाबदेह प्रशासन देना, पारदर्शी प्रशासन देना हमारी प्राथमिकता होगी। मिथिला में आने का पहली बार सौभाग्य मिला है। मिथिला की संस्कृति के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होते रहे हैं, लेकिन काम करने का यहाँ पर मौका मिला है तो हम मिथिला के गौरव को और भी अधिक दूर तक और भी अधिक गहराई तक लेकर जाए, ऐसी हमारी काम। सूबे में सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ साथ गुणवत्ता से समझौता के लाख दावे करे, परंतु भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। पथ निर्माण विभाग के टेंडर में बन रही सड़क निर्माण के दौरान ही बनी पुलिया में 1 महीने के अंदर दरार पैदा की शिकायत जदयू के प्रदेश नेता अशोक कुमार सिंह यादव ने मुख्यमंत्री जी से कर जांच की मांग करते हुए करोड़ों की लागत से बनने वाली बक्सर स्टेशन से श्री राम रेखा घाट सड़क मार्ग पथ निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने तत्काल पुल के टूटे हिस्से की मरम्मती के साथ ही मामले की जांच प्रारंभ करने की बात कही है। गोपालगंज के नए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का सोमवार को जहां पहला दिन था, वही दिन भर प्रभार लेने और पदाधिकारियों से बैठक करने के बाद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने देर रात शहर के अम्बेडकर चौक पर पहुंचे। यहां उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल, सदर बीडीओ पंकज कुमार शक्तिधर और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल के द्वारा सैकड़ों लोगों का चयन किया गया था। उन्हीं चयनित सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। डीएम ने अम्बेडकर चौक पर खड़े रिक्शा चालकों को भी कंबल उड़ाकर उनका हाल जाना। ठंडे के समय में गरीबों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण करने की योजना है। जो बेहद ही गरीब हैं, असहाय हैं, उनको हम लोगों ने कंबल वितरण करने का उस आलोक में निर्णय लिया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में हमारे पुरुष और महिलाएं दोनों सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी उनके आपके समक्ष ही कंबल वितरण किया गया है। गोपालगंज के नए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बीती रात अचानक सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। यहां इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे। उनसे
पूछताछ करने के बाद डीएम ने मरीजों से मुलाकात की और सदर अस्पताल में मिलने वाली इस व्यवस्था का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड के बाद डीएम ने महिला वार्ड सहित अन्य वार्डों का भी जायजा लिया और यहां उन्होंने डीपीएम ने सदर अस्पताल में मुफ्त में मिलने वाली दवाओं की सूची, डॉक्टरों का ड्यूटी रजिस्टर की मांग की। इस दौरान डीपीएम के द्वारा सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशनल रहा हूं। अभी हमारे पत्रकार बंधु द्वारा ये शिकायत की गई कि डॉक्टर साहब लेट से आते हैं, हमारे कर्मी लेट से आते हैं। इसीलिए मैंने अपने जो डीपीएम है उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि लोगों को समझा दीजिए। मैं हमारे बिहार में बस इतना ही। आगे देखिए हमारे झारखंड, हमारी सहयोगी करिश्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।